देखिए बच्चों, हम विश्व की जनसंख्या वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमने कई 3 जनजाति हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जनजाति पहले हम चर्चा करते हैं गौड़ जनजाति के बारे में। गौड़ जो जनजाति हैं यह विश्व के एक बड़े समुदाय में फैली हुई है और भारत में ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं, देखिए पहले समझ लीजिए आप। देखो, भारत के इधर दक्षिण में इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इधर अरब सागर। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। भारत का जो दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र है ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है। तो तीनों ओर जल से घिरे हुए क्षेत्र को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का ये जो क्षेत्र है ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो इस एरिया में जो जनजाति पाई जाती है वह गौड़ जनजाति कहलाती है। तो भारत के इसमें कुछ राज्य आएंगे, उनके नाम हम लेंगे। तो देखिए, इसको और किस नाम से जाना जाता है। गौड़ जो जनजाति है गौड़ जनजाति खोंडा शब्द से बनी है। खोंडा शब्द से बनी है और खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा जो शब्द है उसका अर्थ होता है पहाड़ी। अब हम देखते हैं इसको और किस नाम से जाने जाते हैं। कोइटूर, कोइटूर या कोल। गौड़ जनजाति, गौड़ जो शब्द है खोंडा से बना है और खोंडा शब्द का अर्थ होता है पहाड़ी। गौड़ जनजाति को कोइटूर या कोल के नाम से भी जाना जाता है। 1600 से 18वीं सदी तक ये जो लोग थे ये भारत के 4 साम्राज्यों में फैले हुए थे। गौड़ जो लोग थे वो 4 क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो कौन कौन से साम्राज्य हैं हम देखेंगे। गढ़मांडला पहला है, गढ़मांडला। दूसरा देवगढ़ और तीसरा है खेड़ला और चौथा चांदा। 16वीं से 18वीं सदी तक ये लोग 4 साम्राज्यों में फैले हुए थे, गढ़मांडला, देवगढ़, खेड़ला और चांदा। लेकिन 1940 के बाद जब भारत में मुगलों और मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया तो ये जो लोग थे ये पतन की ओर चले गए, यानी हाशिए पर चले गए। 1940 के बाद जब मुगल व मराठों का साम्राज्य स्थापित हो गया तो ये लोग यहाँ से चले गए। और वर्तमान में ये लोग कहाँ पर निवास कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। वर्तमान में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की। तो आर्थिक क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि इनका निवास क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर ये फैले हुए हैं। ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारत के प्रायद्वीप जो हमने पढ़ा, प्रायद्वीप एरिया में तो कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं, तो देखिए मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आसाम। इन क्षेत्रों की पहाड़ियों में ये निवास करते हैं और पहाड़ियों की भी ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक होती है। उनके बीच में ये लोग निवास करते हैं। यहाँ पर ग्रीष्म काल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा, औसत जो वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा 120 सेमी से 160 सेमी तक होती है। इसी क्षेत्र में भारत की नदियों में देखते हैं, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी आदि नदियाँ यही पहाड़ियों से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थान है। अब हम बात करते हैं इनके, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, इन्हीं का ये उद्गम स्थान है। आगे हम बात करते हैं इनके व्यवसाय की, क्या क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप देखिए, क्रियाकलाप में ये लोग शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, पशुपालन करते हैं, व्यापार करते हैं और कृषि करते हैं। कृषि आदिम तरीके से ये लोग कृषि करते हैं। इनकी मुख्य कृषियाँ हैं, इनकी 2 मुख्य कृषि हैं। पहली है दीपा कृषि, दीपा कृषि, और एक कृषि है इनकी पेंडा कृषि। इनके द्वारा की जाने वाली ये कृषि प्रसिद्ध है। तो पहली है दीपा कृषि। दीपा कृषि देखिए कैसे होती है। इस कृषि में 2 या 3 वर्ष तक किसी क्षेत्र पर कृषि करने के बाद वो क्षेत्र क्या है, कमज़ोर हो जाता है, अनुपजाऊ हो जाता है। उसके बाद ये इसको, उस क्षेत्र को पड़त छोड़ देते हैं, यानी उस पर खेती नहीं करते हैं। फिर दूसरे स्थान पर ये क्या करते हैं, खेत को, पेड़ पौधों को साफ करके दूसरा क्षेत्र बना लेते हैं और उस पर कृषि करने लगते हैं। तो इस प्रकार की कृषि कहलाती है दीपा कृषि। अब हम बात करें पेंडा कृषि। पेंडा कृषि क्या होती है, ये मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में की जाती है। मध्य पूछा गया ये बोर्ड में क्वेश्चन, पेंडा कृषि कहाँ की जाती है, तो ये मध्य प्रदेश के बस्तर में की जाती है। इसमें क्या करते हैं, ये सीढ़ी नुमा पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और वहाँ पर मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, लकड़ी के लट्ठे लगा देते हैं, जिससे कि मिट्टी आर्द्रता बनी रहे मिट्टी के अंदर, उसके जो मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो इस प्रकार की कृषि पेंडा कृषि कहलाती है। ये उपकरणों में अपने आदिम तरीके के उपकरणों को काम में लेते हैं, जैसे फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपा, फालियाँ आदि इनके कृषि के उपकरण हैं। खेतों को फावड़े आदि से खोद करके उसमें बीज डाल देते हैं और वर्षा होने पर कृषि हो जाती है। तो इस प्रकार की कृषि ये लोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके भोजन की। भोजन में देखिए ये लोग क्या करते हैं, वैसे राज्य के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा रखा है शिकार पर, फिर भी ये लोग शिकार कर लेते हैं। और खाद्यान्न में देखते हैं कोदू व कुटकी। इनके स्थानीय खाद्यान्न है। स्थानीय खाद्यान्न यानी उन क्षेत्रों में ये फसल पैदा की जाती है, उसको ये काम में लेते हैं भोजन के रूप में। बाकी शिकार, इनके द्वारा जो बलि चढ़ाई जाती है और ये शिकार करते हैं, उस मांस का प्रयोग भी ये भोजन के रूप में करते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके
समाज व संस्कृति की। समाज व संस्कृति, तो ये लोग भी अन्य जनजातियों की तरह पितृसत्तात्मक होते हैं। इनमें कई प्रकार के विवाह किए जाते हैं। देखिए जैसे कि विवाह के प्रकार देखिए, सेवा विवाह, विधवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह आदि इनके विवाहों के प्रकार हैं। इनके जो गांव के जो मुखिया होता है वह पटेल या मुखादम कहलाता है। गांव का मुखिया पटेल या मुखादम, पटेल या मुखादम कहलाता है। आगे देखते हैं इनके जो झगड़े होते हैं, गौड़ जनजाति में जो आपस में झगड़े होते हैं वे गांव की पंचायत के द्वारा ही सुलझाए जाते हैं। तो गांव के जो पंचायत होती है उसका जो मुखिया होता है वही उनका सुलझा करता। आगे हम बात करते हैं इनके जो पुरोहित या पुजारी होते हैं, पुरोहित या पुजारी क्या कहलाता है? देवारी, देवारी नाम से जानते हैं उसको। और इनके साथ एक प्रथा थी कबाड़ी प्रथा, कबाड़ी प्रथा। पहले हम देखते हैं कबाड़ी प्रथा क्या थी। गौड़ जो जनजाति होती थी, इसके जो गरीब लोग होते थे तो वो क्या है, साहूकारों से कुछ कर्ज लिया करते थे, पैसे लिया करते थे। तो अब जब तक उनका कर्ज नहीं चुकता था तब तक इन लोगों को साहूकार के घर पर काम करना होता था, बेगार करनी होती थी। तो इस प्रथा को ही कबाड़ी प्रथा कहते हैं। तो सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से कबाड़ी प्रथा पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बात करते हैं हम इनके वस्त्रों की। वस्त्रों में देखिए मुख्य रूप से ये सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष जो होते हैं वो धोती पहनते हैं और स्त्रियां जो होती हैं वो साड़ी चोली पहनती हैं और अपने आप को चांदी, तांबा, पीतल आदि के जेवरातों से अपने को संवारती हैं। लड़कियां होती हैं, लड़कियां जो होती हैं सफ़ेद बांस, सफ़ेद जो बांस होता है उसके कंगे अपने बालों में कम से कम आधे दर्जन कंगे से सजाती है, संवारती हैं अपने बालों को। अब हम बात करते हैं इनकी आधुनिक संस्कृति की। तो ये लोग अब वर्तमान में क्या हो रहे हैं, आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, कृषि करते हैं, व्यापार भी करने लगे हैं और सरकार के द्वारा इनको आरक्षण दिया जा रहा है। जैसे इनकी बस्तियों में विद्यालय खुलवाए जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था, नल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। तो विश्व की जनजातियों वाला जो हमारा चैप्टर था आज वो पूर्ण हो चुका है, जिसमें हमने एस्किमो जनजाति पढ़ी, बुशमैन जनजाति पढ़ी, भील और चौथा पार्ट आज जो हमारा है वो गौड़ जनजाति का है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चे अपने नोट्स बना रहे होंगे। चारों जनजातियों के नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। कभी भी आपकी कॉपी जांच की जा सकती है। आगे हम नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो अगले चैप्टर से करेंगे।